अमीन जी, महाराष्ट्र में जैसा कि अब 13 महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, 13-20 तारीख को वहां पे चुनाव होने हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, क्योंकि अब जो बीजेपी जितने भी अपने फायर ब्रांड जो प्रचारक हैं उसको मैदान में वो बीजेपी उतार रही है, तो और महाराष्ट्र में किस तरीके की राजनीति अभी पिछले कुछ सालों में हुई है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या बीजेपी जो है फायर ब्रांड जो उनके प्रचारक हैं वहां की जनता को जो है किसी न किसी तरीके से क्या अपनी तरफ खींच पाएंगे? बीजेपी का इसका फायदा वहां पे पहुंचेगा महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, मुझे लग रहा है कि बीजेपी जब चुनाव हारने लगती है तो हिंदू मुसलमान करने लगती है। इसका नतीजा आप लोकसभा चुनाव में देखिए कि जब पहले फेज और दूसरे फेज में हुआ तो बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मुसलमान जो है आपका जो है भैंस छीन ले जाएगा, आपका मंगलसूत्र कर लेगा। तो वो तो उसके पास है, वो तो उसका जो धरोहर है कि बीजेपी की जो रणनीति का पहला हिस्सा है वो यही है कि हिंदू मुसलमान बांटो और राज करो। तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन महाराष्ट्र में जो चीजें देखने को मिल रही है जो अभी तक है उसमें ये है कि जो अभी तक के सर्वे आए हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि अभी भी वहां महाविकास आघाड़ी एमबीए को थोड़ी सी लीड मिली हुई है। अगर इस चुनाव में जो है एमबीए के नेता या संगठित होकर अगर लड़ते हैं तो उनको वहां पे जो है जीत हासिल मिल सकती है। लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे जो है जो मुंबई की सीट है या कुछ इलाके की जो सीटें हैं जो 20 से 30 के बीच में हैं उस पे जो है काफी विवाद बना हुआ है। एक तरफ से कांग्रेस उस पे दावा ठोक रही है, दूसरी तरफ से शिवसेना। तो इस बीच में मामला फंसा हुआ है। कल की बैठक के बाद जो है कांग्रेस के नेता ने कहा कि आज जो है ऐलान हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि जो जिद है ये महाविकास आघाड़ी के पार्टियों के और उनके नेताओं के वो कब तक सॉल्व होता है और फिर ये कैसे जो है एक जो है मिलकर जो है आगे बढ़ते हैं ये देखने को मिलेगा। लेकिन वो वही चीज है कि अब जिस तरह से बीजेपी जो है अपने आप को संगठित मानती है और उसके नेता जो है उसी हिसाब से चलते हैं जिसका रिजल्ट सामने आता है, तो वहां पर भी विवाद है। वहां महायुति में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां तक जो पहले जो समझौते होते हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि अमित शाह जो पूरा महाराष्ट्र को देख रहे हैं वो समझा ले जाएंगे और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को वो मना लेंगे। तो लेकिन फिर भी जो है महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा जो टिकटों का बंटवारा ये सबसे बड़ा जो है एक तरह से रोड़ा बना हुआ है। अब ये देखना है कि आज कितनी सीटों का ऐलान होता है। वैसे जो है कल आपने देखा होगा कि बीजेपी ने वहां पे 99 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी और जो है नागपुर दक्षिण से जो है उनके उप मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से सारे बड़े नेताओं को मिल चुका है। अब देखना यह है कि उसमें होता क्या है। लेकिन वहां पर भी अगर जिस तरह से जो है हरियाणा में जो गलती जो है कांग्रेस ने की थी अगर वहां पर करेगी तो फिर उससे जो है महाराष्ट्र निकल जाएगा। क्योंकि अभी भी सर्वे में जो है जो वोट प्रतिशत का रेशियो है उसमें जो है महाविकास आघाड़ी आगे चल रही है। लेकिन ये 23 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि जब रिजल्ट आते हैं तो पहले तो ये पता रहता है कि जीत जाएंगे, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि तो टोटल 23 नंबर को पता चलेगा। लेकिन टीना जी, एक और चीज है कि जैसा कि अगर सीटों के बंटवारे को लेकर के जो खबरें आती हैं कि हमेशा से इंडिया गठबंधन और जो भी वहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस के सीटों के बंटवारे को लेकर के मतभेद होता है। आमतौर पे अभी यूपी चुनाव को लेकर के जो खबरें आई, हालांकि उससे आप इनकार कर रही हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव वहां पे भी इस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की ही आप बात कर लें तो जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे सरकार बना ली, लेकिन आप लोग जो है वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं, आप लोगों ने सरकार में हिस्सा ही नहीं लिया। तो इसके पीछे भी रीजन यही बताया जा रहा है कि मंत्री पद जो है आप लोगों को नहीं मिला, कांग्रेस को मतलब उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला। इस वजह से कांग्रेस ने एक तरीके से नाराजगी जताई है और बाहर सार्वजनिक तौर पे ये खटास सबके सामने ना आए, इस वजह से उन्होंने ये कह दिया कि हम सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता। तो क्या इस तरीके की बातें तो निकल करके आती हैं टीना जी? देखिए, घटक दलों में मुझे ऐसा लगता है घटक दलों में थोड़ा बहुत खींचतान जो है वो लाजमी है और ये इतना लोकतंत्र बचा भी रहना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी घटक दल है अगर आपस में खींचतान नहीं करेंगे
तो वो लोकतंत्र कैसा है? वो आप अपनी बात ही नहीं रख पा रहे हैं। हाँ जी वाला नहीं है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एनडीए का गठबंधन नहीं है कि जो कह दिया दो लोगों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया जाए, या नागपुर से जो चिट्ठी आ गई वो तय हो जाएगा। हमारे यहाँ सबको सुना जाता है, सबकी मंशा जो है उसको समझाइश को सुना जाता है और समझा जाता है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा आरएसपी छोड़कर चली गई, जितने घटक दल हैं, ये तो मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी तो एक नाग है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितने रीजनल पार्टी है उनको तो निकल जाती है। जिस तरीके से आरएसपी के साथ इन्होंने ऐसा किया, वो छोड़ के चली गई। अब इस पे भी डिबेट होनी चाहिए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल है वो एन चुनाव के मौके पर छोड़कर चले जाए। ऐसा ही मैं हरियाणा की बात करूं, जेजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और चुनाव से कुछ समय पूर्व जो है जेजेपी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया। तो इनका जो गठबंधन है ये सिर्फ ठगबंधन है, ये ठगबंधन करते हैं, ये ठगों की पार्टियां हैं। और महाराष्ट्र के अंदर जो इनको खोखा सरकार कहा जाता है, जितने मंत्रालय चल रहे हैं वहां पर तो वो घोटाले मंत्रालय कहा जाता है। बच्चे बच्चे को ये पता है कि खोखे सरकार है, वहां काम जो है वो पैसे देकर किया जा रहा है। और इसीलिए, और जिस तरीके से विधायक सबके रेट फिक्स है, ये सबने देखा होगा कि जिस तरीके से सिंध सरकार के समय जो हुआ। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उससे नुकसान होगा, इस देश को नुकसान हो रहा है। आप चुनाव जरूर जीत जाते हैं साहब, लेकिन आप देश की जनता का इकबाल छीन जाता है। आप पर भरोसा कैसे करें? आप पर कोई रीजनल पार्टी कैसे भरोसा करे, क्योंकि आप तो पूरी तरीके से उसे खत्म कर देते हैं। अजीत पवार के यहाँ पर एक मेयर के साथ साथ 700 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया एक साथ। तो उन लोगों को भी तो अंदर से तकलीफ हो रही है। इनके खुद के नेता जो हैं बार बार ये कहते हैं, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल पर बताना चाहती हूँ, इनके खुद के नेता कहते हैं कि जो पार्टी आपकी पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी से जो नेता छोड़ के आते हैं, हमारे यहाँ से किरण चौधरी गई थी, उनको राज्यसभा मिल गया, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो तो दरी बिछाने में और जो है झंडा उठाने में ही व्यस्त हो गए बेचारे, उनको तो कुछ मिलता नहीं है। उनकी बेटी को मंत्री बना दिया गया, कल ही पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ है, उनको बाल विकास मंत्रालय मिल गया, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है वो क्या करे, उनको तो टिकट भी नहीं मिलता है। जो भारत कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाता है उनको ये पार्टी में जगह दे देते हैं। अजीत पवार को जो है बार बार कह रहे थे पीसिंग मशीन पे चार्ट जिसे कहते हैं कि 7,000 करोड़ का घोटाले का प्रधानमंत्री के शब्द है, उन पर आरोप लगाए, उनको ये वित्त मंत्रालय दे देते हैं, उनके हाथ में बजट पकड़ा देते हैं। तो देखिए इनके ऊपर लोग भरोसा कैसे करें। इसलिए इनकी यहाँ आदत है कि इनकी यहाँ एक जो है वॉशिंग मशीन है, जो भ्रष्टाचारी है उसको उसमें डालिए और क्लीन होकर निकल आते हैं। तो इनके यहाँ नेताओं पर जो है लोग, अब जनता भरोसा नहीं कर रही है, मैं बार बार ये कहती हूँ। लेकिन अगर हरियाणा में अगर ये जीत गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो इनको हार मिली है, इससे तो इनकार नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से जो जहां जहां और ईवीएम पर जो आपने मुझसे जो आपने कहा, सवाल किया कि सवाल नहीं उठाते, देखिए साहब, ईवीएम पर अगर कहीं भी, चाहे जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके की कोई शिकायत आती तो भी हम वो शिकायत करते। कर्नाटक में हमारी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद जहां जहां इस तरीके की कमियां पाई गई हमने वो शिकायत करी है चुनाव आयोग से। तो ऐसा नहीं है कि ईवीएम पर हम पहली बार सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पर तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठाती आई है। तो क्या हम ये कहें कि सिर्फ विपक्षी नेता ही सवाल उठाते हैं? विपक्ष के नेता सवाल नहीं उठाते। जहां जहां 20 ऐसी ईवीएम पर कमियां पाई गई, जिसकी चुनाव आयोग को हमने एक चिट्ठी लिखी, हम चुनाव आयोग से मिले भी, लेकिन समस्या यहाँ पर ये आ गई है कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग और सबसे मिलकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। विपक्ष के तो ये अकाउंट तक फ्रीज करवा देते हैं। हमने तो चुनाव बड़ी विषम परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, और हम इस बात की हम अपने कार्यकर्ताओं को, इसलिए राहुल गांधी जी शेयर करते हैं कि भाई हमारे शेरों ने बहुत मेहनत करी है,